चलिए इस सेट का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पे दिख जाएगा कि निम्नांकित में किसका अपवर्तनांक अधिक है। मतलब कह रहा है कि जो ये चार ऑप्शन है इसमें से सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है। तो ये सभी एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई जिसे कहा जाता है वो है कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक, एक चीज और पूछता है कि हीरे का अपवर्तनांक होता कितना है। तो हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। इसको आप लोग बगल में लिखते भी चलिएगा और याद करते चलिएगा। एक क्वेश्चन से हम दो तीन क्वेश्चन बताएंगे और उन सारे क्वेश्चन पे ध्यान देते चलना है और उसको याद करके ही एग्जाम में जाना है। अब एग्जाम सिर्फ 10 दिन बचा है तो अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण, यहाँ पे अवतल दिया है, इससे पिछले वाले सेट में उतल था, यहाँ पे दे दिया है अवतल। तो कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि जिस दर्पण या जिस लेंस में अ लग गया, यानी कि अवतल दर्पण कहे या अवतल लेंस कहे, तो उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। और जब फोकस दूरी ऋणात्मक होगी तो उसकी वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक हो जाएगी। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। वही कहता है उत्तल दर्पण, यानी कि ऊ और नहीं ऊ कहता तो धनात्मक हो जाता, और उत्तल लेंस भी कहता तो धनात्मक हो जाता, लेकिन यहाँ पे है अवतल। अवतल यानी कि अ लगा हुआ है तो इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। लेंस हो या दर्पण कोई भी हो उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक ही होगी। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसी लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। कोई भी लेंस हो उसमें मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। तो तीसरे का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। आगे है 4 नंबर क्वेश्चन की दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन ये सब माने जाते हैं। ये सब बार बार पूछता है कि दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का उपयोग होता है। वहीं आपसे पूछ दे कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। वहीं पूछ दे समतल दर्पण किसे कहेंगे, तो जिस दर्पण से प्रकाश की किरणें पुनः उसी माध्यम में और उसी एंगल से गुजर जाए, या ऐसे भी इसको बोल सकते हैं कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। तो कई तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। इस सब का गुण भी आपको याद रखना है, वो सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। पांचवा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, यानी एफ और आर के बीच संबंध, यानी कि पूछा है, यानी कि फॉर्मूला पूछ रहा है। तो एक तो होता है आर बराबर 2 एफ, तो आर बराबर 2 एफ इसमें कहीं नहीं है। एफ बराबर 2 आर नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। और एफ आर के भी बराबर नहीं होता है, ये भी गलत। और एफ 4 आर के बराबर नहीं होता है, तो सही हो जाएगा आपको ये, यानी कि आपको ये आर बराबर 2 एफ कहिए, 2 का गुणा हो जाएगा, या आप कहिए एफ बराबर आर/2, तो ये भी सही है, यानी कि वही सही है, उसको चेंज करके दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि पांचवे का सी। आगे 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी, यहाँ पे दिया है अभिसारी, अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस, ये किस लेंस को कहते हैं, अभिसारी लेंस पूछा है। किसी किसी क्वेश्चन में दर्पण भी पूछ देता है, तो कुछ भी पूछे आपको टेंशन नहीं लेना है। अभिसारी कहेगा तो उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस। अभिसारी लेंस तो उत्तल लेंस। क्यों उत्तल लेंस को कहते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर फोकस करता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। वहीं दर्पण में पूछता है तो दर्पण में हो जाता है अवतल दर्पण। बस ये वाला ध्यान देना है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण किरणों को एक बिंदु पर मोड़ता है, वहीं लेंस में उत्तल लेंस एक बिंदु पर मोड़ता है। ठीक, ध्यान से इसको याद रखना है। आगे है 7 नंबर में कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है। मतलब कह रहा है कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तो सबसे कम होता है बैगनी का और सबसे अधिक होता है लाल का। तो यहाँ पे कम पूछा है तो कम हो जाएगा बैगनी। एक चीज और यहीं पे पूछता है कि किस रंग का विचलन विचलन सबसे अधिक होता है, तो विचलन सबसे अधिक होगा बैगनी का, और तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा बैगनी का। तरंग दैर्घ्य और विचलन में अंतर है, जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा उसका विचलन कम होगा। यानी कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है तो उसका विचलन भी सबसे कम होता है। वहीं बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए इसका विचलन सबसे अधिक होता है। इसको याद रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आगे चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 में है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, क्वेश्चन 2 नंबर में आता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, यानी कि 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकदम सही। आगे चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर की निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। मतलब कि निम्न में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो बच्चे बच्चे को पता है, सभी लोगों को पता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आपके एकदम कंठस्थ होना चाहिए कि परीक्षा में देखते ही इसको टिक मार के आगे निकल जाना है। और परीक्षा में कभी भी भारी क्वेश्चन को नहीं बनाना है। जिस भी क्वेश्चन में तनी सी भी डाउट लगे उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना है, क्योंकि 80 क्वेश्चन है और उसमें से सिर्फ 40 ही बनाना है।
चलिए 10वां क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन, अपवर्तन कहे या परावर्तन कहे, उन दोनों के नियम दो ही होते हैं। परावर्तन के भी दो नियम और अपवर्तन के भी दो नियम। एक चीज और पूछता है कि स्नेल का नियम क्या है, तो स्नेल का नियम अपवर्तन के दूसरे नियम को ही स्नेल का नियम कहते हैं। ये सब आपको याद रखना है, कॉपी में एक एक चीज हमने लिखवा दिया है। आगे है 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 कटेगा नहीं, वीडियो कटेगा, एक सेकेंड। हाँ ठीक है। 11 यहाँ पे देखिए 11 नंबर में है कि जल विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र यानी कि जल से जो बिजली बनता है उसके बारे में बात कर रहा है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो आप जानते हैं कि जल विद्युत संयंत्र में उसकी जो पंखा होता है पानी के अंदर, उस पे पानी का मतलब कि लहर उस पे लगता है जिससे बिजली बनता है। डायनामाइट उसमें जो टरबाइन होता है वो घूमने लगता है और उससे बिजली बनता है। तो ये स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, क्योंकि पानी की स्थिति उस पे जाके टकराती है तो वो घूमने लगता है और जिसके कारण बिजली बनता है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा इसका 11 का ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। आगे चलेंगे 12 नंबर में। 12 में है कि एक सेकंड, हाँ 12 नंबर यहाँ पे है कि जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है, मतलब जो मोमबत्ती जलता है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो मोमबत्ती में केमिकल मिला के मोमबत्ती बनाया जाता है, तो पहले तो हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा और उसको वो प्रकाश में बदल देता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। इसको अच्छे से याद कीजिएगा। मोमबत्ती से एक और चीज पूछता है कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, वो आपको कमेंट करके बता देना है कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन होता है। ठीक, एक पूछता है इसी में कि मोम का पिघलना और दूसरा आता है कि मोमबत्ती का जलना, दोनों अलग अलग है, आपको कमेंट में बताना है। आगे है 13 नंबर में कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है तो बहुत कम हो जाता है। पिछले सेट में भी यही क्वेश्चन था, वहां भी हमने बताया था कि एकदम न्यूनतम हो जाता है, यानी कि बहुत कम हो जाता है, यानी कि 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही। आगे है 14 नंबर क्वेश्चन में कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को किस क्रम में, तो सेम पिछले सेट जैसा ही क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। यानी कि अगर हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो एक के बाद एक को लगातार जोड़ना पड़ता है, जिससे कि प्रतिरोध एकदम उच्च से भी उच्च प्राप्त होता है। वहीं अगर हम समानांतर क्रम में जोड़ देंगे तो उच्च से प्रतिरोध निम्न हो जाता है। यानी कि एक और क्वेश्चन पूछता है कि अगर प्रतिरोध उच्च से उच्च प्राप्त हो रहा है तो उसे किस क्रम में जोड़ा गया है, तो उसे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया होगा। और वहीं कह दे कि यदि प्रतिरोध निम्न से निम्न प्राप्त हो रहा है तो उसे किस क्रम में जोड़ा गया है, तो वो हो जाएगा समांतर क्रम में। तो आपको ये सब याद रखना है। आगे चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिख जाएगा आपको कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस छड़ का उपयोग किया जाता है वह होता है, यानी पूछ रहा है कि विद्युत चुंबक में किसका उपयोग होता है, तो नरम लोहे का, विद्युत चुंबक में नरम लोहे का। वहीं पूछ देता अस्थाई चुंबक में किसका उपयोग होता है, तो इस्पात का। यहाँ पूछा है विद्युत चुंबक तो नरम लोहा आपको सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 है कि उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है, यानी उच्चतर यानी उच्च ताप पर क्या होता है, तो नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन यानी कि ब्लास्ट होना, विखंडन यानी ब्लास्ट होना समझिए, और संलयन यानी कि जुटना, यानी कि सूर्य में होता है नाभिकीय संलयन, वहीं बम वगैरह में इस सब में नाभिकीय विखंडन होता है। वहीं पूछ देता है कि तारों में ऊर्जा जो बनता है वो किस रूप में बनता है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा, लेकिन बम वम में नाभिकीय विखंडन होता है, तो इसको याद रखना है। आगे मिल जाएगा आपको 17 नंबर क्वेश्चन में कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है, मतलब कि जो सूरज का ऊर्जा आता है उसे सीधे बिजली में कौन बदल देता है, तो सोलर सेल यानी कि सौर सेल। इसका सही आंसर हो जाएगा सौर सेल। सौर सेल से एक और क्वेश्चन पूछता है कि सोलर सेल जो बना होता है उसमें कौन सी धातु होती है, तो इसमें सिलिकॉन होता है। इसमें क्या होता है, सिलिकॉन, आप साइड में लिख लेना है। इसमें सिलिकॉन मिला होता है, यानी कि सिलिकॉन की उपधातु इसमें लगा रहता है, जिससे कि ये अपना काम करता है। आगे है 18 नंबर में कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम 15 होनी चाहिए, यानी कि इसमें 15 कहीं नहीं है, ये 150 किलोमीटर है और ये 1.5 है। ठीक, लेकिन इसका होता है 15, तो 15 आपको लिख लेना है, 15 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर हम केवल लिख दे रहे हैं, आपको इसमें पर आवर लिख लेना है। इधर साइड में जगह नहीं है मेरा कर्सर का, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, आगे है 19 नंबर क्वेश्चन में कि सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल क्या करता है, तो सेल द्वारा इकाई आवेश पर किए गए कार्य, यानी कि सेल का विद्युत वाहक बल वह है जो सेल द्वारा इकाई आवेश में किया गया कार्य होता है, तो 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है 20 में कि घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है, तो घरेलू परिपथ में चर दिष्ट धारा, यानी कि चलने वाला चर, एक होता है अचर जिसमें धारा प्रवाह नहीं हो, तो चर दिष्ट धारा की आपूर्ति होती है, यानी कि 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है 21 नंबर में
वर्ण विक्षेपण असंभव है। वर्ण विक्षेपण कब मतलब कहाँ नहीं हो सकता है? तो काँच में हो सकता है, चांसेज़ हैं। निर्वात में भी इसके चांसेज़ हैं। जल में तो एकदम चांसेज़ है, लेकिन फाइबर फाइबर यानी कि प्लास्टिक में प्रकाश आर-पार ही नहीं होगा, तो वर्ण का विक्षेपण होगा कैसे? तो इसका असंभव हो जाएगा फाइबर में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, 21 का डी। ऑप्शन के अनुसार डी ही सही होगा, ठीक? अगर डी न रहता तो हमको निर्वात को टिक करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे डी में फाइबर दे दिया है, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा, फाइबर। आगे है 22 नंबर में कि वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है, यानी कि मान लीजिए यहाँ से एक सेकंड समझा रहे हैं, ये सबको हटाने दीजिए। अगर ये कोई प्रिज्म है, अगर ये कोई प्रिज्म है, तो इसमें अगर हम कोई भी प्रकाश यहाँ से भेजेंगे तो ये यहाँ के बाद थोड़ा सा नीचे हो जाता है, यानी कि इसमें पूछ रहा है कि वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ता है, तो जो ये आधार है नीचे वाला इसका बेस है, बेस की ओर यानी आधार की ओर मोड़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आधार की ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 22 का ऑप्शन नंबर डी आपको एकदम सही हो जाएगा। इसको हटा लेने दीजिए, ये सब हम पढ़ाए भी थे क्लास में भी। आगे है 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि टू जेड एन प्लस ओ टू जेड एन ओ किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसमें जिंक ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बना रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है? ये आप लोगों को कमेंट में ही बता देना चाहिए, लेकिन हम इसका आंसर बता दे रहे हैं कि ये अपचयन अभिक्रिया का ये उदाहरण है। आगे है 24 नंबर, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, NaHCO3। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि NH4Cl ये किसका सूत्र है, तो आपको बताना है कि अमोनियम क्लोराइड का ये सूत्र हो जाएगा। तो आपको सारे सूत्र याद करना है जितने भी इनमें है। उसके बाद पूछ सकता है कि Na2CO3 किसका सूत्र होता है, तो आपको बताना है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये बाई नहीं, सोडियम कार्बोनेट का ये सूत्र है। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का ये सूत्र है, आपको याद रखना है, ठीक? लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा NaHCO3। 25 नंबर क्वेश्चन है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है, मतलब कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु, क्या पूछा है? धातु पूछा है। धातु पूछा है तो हो जाएगा पारा, लेकिन एग्जाम में पूछता है अधातु, अधातु में होगा आंसर ब्रोमीन। सब लड़का को पारा पारा याद रहता है, पारा ही मार देता है, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर धातु कहेगा तो पारा, अधातु कहेगा तो ब्रोमीन। ब्रोमीन इसमें है भी नहीं ऑप्शन में, तो वहां अगर क्वेश्चन रहेगा तो उसमें ऑप्शन भी जरूर रहेगा। आगे चलते हैं 26 नंबर पे। कह रहा है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। शून्य समूह को शून्य समूह कहा गया, शून्य समूह, हाँ, शून्य समूह का मतलब होता है जिसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन मतलब अष्टक पूरी तरह से भरे हो, यानी अक्रिय गैस, साफ साफ कहिए इसको। शून्य समूह का मतलब अक्रिय गैस, तो इनमें से कौन अक्रिय गैस है? तो हीलियम, हीलियम अक्रिय गैस है, उसी को शून्य समूह में रखा गया है। आगे है 27 नंबर क्वेश्चन की, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में से कैसा हो जाता है? तो इसका रंग परिवर्तित होकर पीला हो जाता है, पीला, येलो, यानी 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? ग्लोबल वार्मिंग, ये गलत है, ऑक्सीजन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा। इस पर लग गया है धीरे से, तो इसको देखिएगा फिर से, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि गर्म गैस है ये कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लोबल वार्मिंग को काफी नुकसान पहुंचाता है। आगे है, पूछ रहा है गंधक, गंधक को और सल्फर के नाम से भी जाना जा सकता है, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है। गंधक को ही सल्फर कहते हैं, सल्फर को ही गंधक कहते हैं। गंधक की परमाणु संख्या क्या होती है? गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? अगर आपको 1 से 20 तक का याद रहता है तो आप इसको आराम से इजिली टिक करके निकल जाते हैं, यानी कि इसका हो जाएगा डी ऑप्शन 16। 30 नंबर में है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है, यानी कि अम्ल जल में जब घुलता है तो आयन बन जाता है, यानी आयन का मतलब आयन दो प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन, यानी कि प्लस और माइनस। तो जहां भी प्लस माइनस रहेगा वहां पर विद्युत का सुचालक, यानी कि विद्युत का चालन होगा ही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 30 का ए। आगे है 31 नंबर, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। धातु के ऑक्साइड सभी को पता है, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। क्लास में हमने बताया था कि लोहा को अगर आप टेस्ट कीजिएगा, यानी कि उसको चाट के देखिएगा, तो वो कड़वा लगेगा, यानी कि क्षारीय लगेगा। तो आपको बस उसी से याद कर लेना है कि लोहा धातु है, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, वहीं अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। इसको बस हम याद करने के लिए बताए थे, आपको इसी तरह से याद करना है कि धातु को, कोई भी धातु काटेंगे तो चाटेंगे, यानी कि जीभ से टेस्ट करेंगे तो वो कड़वा ही लगेगा, तो कड़वा यानी कि क्षारीय होगा, तो इसका 31 का हो जाएगा ए। बस ये याद करने का कुछ लॉजिक होता है,
ज्यादा इस पे ध्यान सोचना नहीं है कि क्या हम कह रहे हैं। 32 नंबर देखिए, 32 में है कि सोने में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है। तो सोने के साथ तो ज्यादातर चांदी और या निकल या पैलेडियम मिलाया जाता है, परंतु यहाँ पे वो तीनों में से कोई भी नहीं है, तो इसका कॉपर आंसर एकदम सही हो जाएगा, यानी 32 का ऑप्शन नंबर ए। आगे